हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल ग्रेसफुल फार्मा पे। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था। और जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख के समझ ही गए होंगे, आज हम आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन मतलब ओओएस एंड चेंज कंट्रोल को कम्प्लीटली डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आप सभी ने प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप पहले जाके सिक्स सिग्मा को देखिए क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आप सभी ने अपने चैनल ग्रेसफुल फार्मा को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। एंड अगर कोई नोट्स डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे आप कमेंट में करके बता सकते हैं, मैं उसे सॉल्व करूंगा एंड आपको फिर से टेलीग्राम पर नोट्स अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये तो आपको कमेंट में करके बतानी पड़ेंगी क्योंकि मुझे नहीं पता चलता कि आपके पास नोट्स डाउनलोड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो जो ओओएस होता है इसे हम आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। अगर हम इन शॉर्ट इसकी हम बात करें, अगर हम ओओएस को अगर ऊपर ऊपर से देखें तो ओओएस का मेन मतलब होता है यानी कि जो भी स्पेसिफिकेशन आपने डिसाइड किया, कोई भी चीज़ आपने अगर डिसाइड किया कोई स्पेसिफिकेशन और उस स्पेसिफिकेशन से आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा, आपने जो रिजल्ट सोचा है वो तो आपको नहीं मिला बट उससे कुछ ज़्यादा ही अलग मिल गया, तो आप क्या करोगे? उस जो आपने सोचा है उस चीज़ पे फिर से काम, मतलब इन शॉर्ट अगर हम ओएस को देखें तो यानी कि ओएस का मतलब होता है जो स्पेसिफिकेशन आपने डिसाइड किया है और उस स्पेसिफिकेशन से कुछ और ही रिजल्ट, और उस स्पेसिफिकेशन से आपको कुछ और ही रिजल्ट शो हो रहा है, उसे हम ओओएस बोलेंगे। जैसे कि अगर हम इन शॉर्ट एक और बार अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आपने अगर कोई भी प्रोडक्ट डेवलप किया, कुछ भी बनाया, मतलब हम मान लेते हैं आपने टैबलेट बनाई, तो टैबलेट आपने सोची थी कि भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी हमारी क्वालिटी की होगी, बट आपने जैसा सोचा उसके बिल्कुल अपोजिट हुआ, आपकी जो टैबलेट थी उसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बेकार हुई। तो आप क्या करोगे? उसमें जितने भी प्रोसेस आप सभी ने यूज़ किए हैं जैसे प्रोडक्शन, कोटिंग वगैरह, इन सभी को आप फिर से प्री डिटरमाइन करोगे। फिर आप उस पर स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को चेक करोगे, डॉक्यूमेंटेशन चेक करोगे। उन्हीं चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? उन्हीं चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन, या हम ओओएस इन शॉर्ट में बोल देते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन की बात कर ले तो ओओएस मतलब होता क्या है? इफ द मटेरियल रिजल्ट ऑफ अ बैच और मटेरियल इज आउटसाइड ऑफ द established स्पेसिफिकेशन रेंज इज कॉल्ड एज ओओएस। जैसा कि मैंने अभी आपको इन शॉर्ट में बताया, आपको वही सारी चीजें हमने यहाँ पे बस इंग्लिश में चेप दी है, वही आपको करना है। ठीक है, तो ये क्या है? एक ऐसा मटेरियल रिजल्ट है, या हम बोल सकते हैं एक ऐसा बैच है जिसको हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता। ठीक है, अपनी जो लिमिट होती है इसकी जो प्रॉपर, उसे ये बिल्कुल क्रॉस कर देता है, उसी को हम आपकी ओओएस बोलते हैं। इन इन इंक्लूड ऑल द सस्पेंड in include all the suspected result that may fall outside the predetermined specification। जैसा कि अभी आपको बताया कि सस्पेक्टेड रिजल्ट आपको मिलता है, मतलब जो रिजल्ट आपने सोचा वो आपको नहीं मिलता, तो क्या होता है कि आप उस प्रोसेस को फिर से डिटरमाइन करोगे, प्री डिटरमाइन करोगे, आप उसके सारे के सारे प्रोसीजर देखोगे, डॉक्यूमेंटेशन चेक करोगे कि आखिरकार हमसे किस प्रोसेस में, किस फेज में हमसे गलती हुई है जो हमें ऐसा रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, ओओएस आर डिटेक्टेड ड्यूरिंग द एनालिटिकल प्रोसेस। एनालिटिकल प्रोसीजर के दौरान ही हम इन सारी चीज़ों को चेक करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इनकी अगर आपको ऊपर वाली डेफिनेशन लिखनी है आप ऊपर लिख सकते हो, और मैं आपके लिए ये सेकंड वन है कि द रिजल्ट ऑब्टेन आउट ऑफ डिफाइंड टेस्ट लिमिटेड इज कॉल्ड ओओएस। ठीक है, जो हमारी ओओएस होती है उनके लिए हमारी यूएस एफडीए गाइडलाइंस देती है, और जो इसे पब्लिश करती है वो हमारी सीडीआर होती है, जिसने 2006 में अक्टूबर के महीने में इन सारी चीज़ों को, मतलब जो यूएस एफडीए की गाइडलाइंस होती हैं उन्हें पब्लिश करने के लिए बोला था। ठीक है, ऐसे ही क्वालिटी यूनिट शुड हैव अ वेल डिफाइंड, जो हमारी क्वालिटी यूनिट है, जो हमारी ओएस के लिए जो क्वालिटी यूनिट की जो गाइडलाइंस वगैरह होती हैं वो ज़्यादातर हमारे एसओपी में बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से दी गई हैं। अगर हम ओओएस को इन सेकंड वर्ड में हम फिर से देखें तो ओओएस का मतलब क्या होता है कि जो ओओएस होता है मतलब आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन है। ये क्या है कि जब आप किसी सैंपल की टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, जैसे कि फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है आपका, इन प्रोसेस प्रोडक्ट होता है, तो उनकी जब आप टेस्टिंग करते हैं तो अगर उसका रिजल्ट जो है आपका स्पेसिफिकेशन के बाहर आता है,
ठीक है, कि जैसा कि आप सभी को पता है कि फिनिश्ड प्रोडक्ट और इन प्रोसेसिंग प्रोडक्ट की जब आप कोई टेस्टिंग करते हो तो उनके जो भी रिजल्ट आपको मिलते हैं वो सारे आपके स्पेसिफिकेशन के बाहर आते हैं, उसे ही हम आपका क्या बोलते हैं यहाँ पे OOS बोलते हैं। पढ़ रहे हो, आपका मन है मतलब आप पढ़ रहे हो, आपको पता है कि हमें 80% लाना ही लाना है, ठीक है, 80% से कम परसेंटेज आई है तो आपके लिए क्या है, एक OOS वहां पे क्रिएट हो रहा है, क्योंकि आपने जो चीज अचीव करने की कोशिश की थी वो तो आपको नहीं मिला, उससे कम ही आपको मिला, उसे हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि OOS बोलेंगे। तो जिस जगह आपको अपनी स्टडी करने में जहां पे बताया कि जैसे कि आपके पास अभी 4 सब्जेक्ट है, तो किस सब्जेक्ट में आपके कम नंबर आए हैं उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, जिससे कि आपकी जो परसेंटेज है वो भी आपकी अच्छी बन सके। तो ऐसे ही हमारी OOS है, जिस प्रोसेस में हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होगी, जिस फेज में हमारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, उन सभी को हम प्री डिटरमाइन करेंगे कि आखिरकार जिस फेज में हमारे अभी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो नेक्स्ट टाइम हमारे सामने ना हो। हम देख लेते हैं कि जो हमारे OOS है आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन किस किस कारण से, किस किस कौन कौन से ऐसे रीजन है जिनसे हमारे OOS होता है, ठीक है। तो सबसे पहला आता है लेबोरेटरी एरर्स, प्रोसेस एरर एंड सैंपल एरर। से पहले लेबोरेटरी एरर की बात करें तो OOS इसमें कैसे रेस्पॉन्सिबल रहता है, इसी के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसमें जनरली आपकी टेस्टिंग एरर्स इंक्लूड रहती हैं ज़्यादातर। तो जो भी आपकी लेबोरेटरी एरर है, जो आपके टेस्टिंग के दौरान जो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, वो सारी की सारी हमारे यहाँ पे मेंशन की जाती है। मेथड ऑफ एनालिसिस जैसे देखेंगे किस कौन सा मेथड यूज किया है, यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, कैलकुलेशन देखेंगे वहाँ पे, कैलकुलेशन एरर देखेंगे वहाँ पे, आपकी एनालिटिकल टेक्निक्स देखेंगे, पर्सनल हैंडलिंग टेक्निक्स वगैरह, ये भी हम चेक करेंगे। आता आपका सेकंड है प्रोसेस एरर। प्रोसेस एरर के अंदर हम देखेंगे कि ऑपरेशनल एरर कैसे हैं, इक्विपमेंट फेल्योर देखेंगे, पुअर क्वालिटी का कोई रॉ मटेरियल तो नहीं यूज कर लिया, पुअर इंटरमीडिएट्स क्वालिटी, फेल्योर ऑफ इन प्रोसेस कंट्रोल ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर, डेविएशन फ्रॉम अ वैलिडेशन प्रोसीजर, मतलब इन सारी जो प्रोसीजर एरर है इनके अंदर हमने ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा सैंपल एरर। सैंपल एरर की अगर हम बात करें तो पुअर सैंपल एरर, कहीं हमने कोई लो क्वालिटी का सैंपल तो नहीं ले लिया, पुअर हैंडलिंग द सैंपल, पुअर सैंपल मेजरमेंट, मिक्सिंग ऑफ सैंपल, इनकरेक्ट लेवलिंग ऑफ सैंपल, मतलब जो सैंपल का जो लेवल होता है वो कहीं हमारा गलत तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ पर चेक करेंगे। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफ OOS, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर OOS आता है तो इतना आपको लिखना ही लिखना है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ OOS की बात करें तो बेसिकली जो इन्वेस्टिगेशन है हमारी OOS की, वो दो टाइप से आपकी डिवाइड हुई है, दो फेज में डिवाइड हुई है। फेज फर्स्ट जिसे हम लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन के नाम से भी जानते हैं, सेकंड है हमारा फेज सेकंड, ठीक है। तो अगर हम फेज सेकंड है, जो हमारा फेज सेकंड हमारे दो में डिवाइड होता है। रिव्यू ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो प्रोडक्शन में काम चल रहा है उन सारी चीज़ों को रिव्यू करना। एडिशनल लेबोरेटरी टेस्टिंग, जो अगर हम OS की बात करें तो सबसे पहले जो एनालिस्ट होगा वहाँ पे, वो अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो QC मैनेजर को बताएगा, QC मैनेजर अपने सीनियर्स को बताएंगे, सीनियर होंगे वो अपने QA मैनेजर को, मतलब क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर के लिए बताएंगे कि अगर कोई भी इश्यू आ रहा है हमारे OS प्रोसेस में, तो वो क्या करेंगे, QA मैनेजर को डायरेक्टली डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में, या वो उन्हें डायरेक्टली इन्फॉर्म करा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ईच OOS इज अ गिवन एज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब जो अगर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है या कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो वो क्या करते हैं, एक आइडेंटिफिकेशन नंबर, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखो, ये रहा एग्जांपल RM001/2014, ये 2014 तो आपको सिंपली समझ में आ रहा होगा, ये एक ईयर हो गया। और OOS और 001 RM, ये क्या है, RM है जो आपका रॉ मटेरियल आपने कौन सा यूज किया है, और ये तो होती है आपकी ईयर है। और ये है आपका किस फेज में आपको, OOS 001 का मतलब है कि आपको किस फेज में आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और आपका जो RM है इसका मतलब है रॉ मटेरियल कौन सा यूज किया गया है उसके अंदर, और ये किस ईयर का आप हमें आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड कर रहे हो। तो ये सारी चीजें भी वहाँ पे देखी जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा, अब हमने जैसा कि देखा कि अभी जो इन्वेस्टिगेशन OOS है वो हमारा फेज फर्स्ट में डिवाइड हुआ है, तो हम पहले फेज फर्स्ट को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। फेज फर्स्ट की अगर हम बात करें तो इसे हम लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन के नाम से भी जानते हैं। फेज फर्स्ट हमारे दो में डिवाइड होता है, फेज फर्स्ट A और फेज फर्स्ट V, ठीक है। फेज फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन इज मेनली परफॉर्म टू आइडेंटिफाई द रीजन ड्यू टू दी विच
OOS अगर्स। तो लैब्स में किया जाता है, टेस्टिंग एरियाज में किया जाता है कि कहाँ कहाँ हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कौन कौन से ऐसे OOS है, कौन क्या क्या ऐसा रीज़न है, उन सभी को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे फेज फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन का यूज़ किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन शुड बी परफॉर्म थ्रूली टाइम वेल डॉक्यूमेंटेड एंड साइंटिफिक मैनर। मतलब जो इन्वेस्टिगेशन है वो प्रॉपरली हमारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह प्रॉपर होना चाहिए, जैसे साइंटिस्ट वगैरह करते हैं उन्हीं मैनर से वो सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। इन फेस फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन इट इज़ नेसेसरी टू एनालाइज द रूट कॉज। अब वहाँ पे एक रूट कॉज मतलब है आपका जो मेन कार्ड है वो भी आपको एक अच्छी तरह से मतलब जो आपको एनालाइज कर लेना है कि आखिरकार किस कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है, कौन सी ऐसी रीज़न है जिसकी वजह से हमारे इस फेज के अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। कॉग्नाइज तो ऐसे ये क्या करेंगे, जो रूट कॉज होंगे उन्हें ही एनालाइज करेंगे और किसी भी एरर को रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, पहचानेंगे वहाँ पे क्या क्या एरर्स हो रही हैं। सबसे पहले एरर इन एनालिसिस मेथड, मतलब जो एरर है आपके एनालिसिस मेथड में उन सभी को एनालाइज करेंगे, कहाँ कहाँ एरर हो रही है मेथड के अंदर। इक्विपमेंट देखेंगे, एरर इन कैलकुलेशन एरर देखेंगे, कहीं कैलकुलेशन में तो नहीं गलती कर दी है भाई जिससे कि आपके इंग्रेडिएंट वगैरह अच्छी तरह से नहीं डल रहे, तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर चेक की जाएंगी। डाइल्यूशन एरर ऑफ स्टैंडर्ड एंड सैंपल सोल्यूशन, ये आपका हो गया फेज फर्स्ट। अब हम बात करते हैं, आपको बताया कि फेज फर्स्ट आपके दो में डिवाइड हुआ है, फेज फर्स्ट ए और फेज फर्स्ट बी। तो फेज फर्स्ट का ये आपका फ्लो डायग्राम है, मतलब हम बोल सकते हैं एक पाथवे है। तो इस पाथवे के थ्रू आप अब इजीली फेज फर्स्ट को ऐसे भी समझा सकते हो, आप थ्योरी टाइप में भी समझा सकते हो। जैसे QC इन्वेस्टिगेशन है, सबसे पहले हमारा आता है यहाँ पे एनालिटिकल एरर, मतलब प्रोसेस के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें क्रिएट हो रही है। रीएनालिसिस ऑफ द सेम सैंपल, मतलब रीएनालिसिस करेंगे उसी सेम सैंपल का रिजल्ट विद इन स्पेसिफिकेशन और फिर ये बाद में रिलीज कर देंगे। सेकंड में कैलकुलेशन एरर देखेंगे, वहाँ पे लेबोरेटरी एरर्स के अंदर रेक्टिफाई करेंगे, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है उन्हें ठीक करेंगे, फिर ये अपने OS के रिजल्ट को रिलीज करेंगे। फिर ये आपके फेज सेकंड जो इन्वेस्टिगेशन है उसे ट्रांसफर करेंगे, जिसे हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर अगर कोई भी प्रॉब्लम्स अगर नहीं होती, कैलकुलेशन में कोई नहीं प्रॉब्लम है हमारी, कोई भी एरर नहीं है हमारी कैलकुलेशन में, लैब्स में कोई एरर नहीं है, एनालिटिकल जो प्रोसीजर्स होते हैं वहाँ पे कोई भी अगर हमारे एरर शो नहीं हो रही है, तो वो डायरेक्टली क्या करेंगे, QC इन्वेस्टिगेशन वो डायरेक्टली फेज सेकंड इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफर कर देंगे। अब हम देखते हैं फेज फर्स्ट ए इन्वेस्टिगेशन क्या होती है। इन दिस फेज इन्वेस्टिगेशन एरर जैसे कि लाइक कैलकुलेशन, पावर आउटेज, टेस्टिंग एरर सच एज इनकरेक्ट सेटिंग ऑफ इक्विपमेंट पैरामीटर्स आर आइडेंटिफाई। फेज ए इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम वही सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे ऑब्वियस एरर्स, मतलब जाहिर करेंगे वहाँ पे क्या क्या एरर हमारी आ रही हैं। ठीक है, उन सभी को हम वहाँ पे बताएंगे। डॉक्यूमेंटेशन एंड करेक्ट इनवैलिड रिजल्ट वगैरह देखेंगे। नो फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड। सेकंड हमारा अगर कोई भी एरर हमें वहाँ पे नहीं शो हो रही है तो जो फेज फर्स्ट ए है वो हमारे डायरेक्टली फेज फर्स्ट बी को जो लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस जो डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म है वो बना रहा है, जो टेस्टिंग कर रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें फेज फर्स्ट बी को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अब हम देखते हैं कि फेज फर्स्ट बी क्या होता है। अगर हम फेज फर्स्ट बी की बात करें तो यहाँ पे दिस फेज परफॉर्म बाय द एनालिस्ट एंड सुपरवाइजर यूजिंग द लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पे क्या आएंगे, आपके सुपरवाइजर वगैरह होंगे, वो जो लैब्स की इन्वेस्टिगेशन होंगी उन्हीं के बेस पे आपके यहाँ पे परफॉर्म करेंगे फेज फर्स्ट बी इन्वेस्टिगेशन को। यहाँ पे चेकिंग कुछ जैसे कि फॉलोइंग पॉइंट्स वगैरह होते हैं उन्हें चेक करेंगे। यहाँ पे करेक्ट टेस्ट मेथडोलॉजीज फॉलो, मतलब और करेक्ट सैंपल देखेंगे, सैंपल को वहाँ पे चेक करेंगे अपने, और मेंटेन ऑफ सैंपल इंटीग्रिटी, और करेक्ट कंटेनर, किस कंटेनर में का आपने यूज़ किया है, चेन ऑफ कस्टमरी कैसी है आपकी, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे चेक की जाएंगी। फिर आता है फेज फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन, सेम जैसे हमने अभी पढ़ा था वैसे ही इसका ये भी पाथवे बनाया गया है जो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले नो असेंबल कॉज और एविडेंस ऑफ एरर रिमेन अनक्लियर, ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। कॉन्टैक्ट जैसे QA QC होती हैं, MEH होता है, QH होता है, ये सारी चीज़ें में वो हमारी चेक करेंगे किसे दिया है, कि कहाँ पे प्रोडक्शन की गई है। फिर ये फेज सेकंड को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। ठीक है, असेंबल कॉज, यहाँ पे अगर रूट कॉज हमें पता है तो वहाँ पे टेस्टिंग करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा हमारे लिए। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि फेज सेकंड के अंदर हमारे क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो फेज सेकंड को हमने डायरेक्टली एक पाथवे के थ्रू इजीली समझ लिया है।
तो फेज सेकंड इन्वेस्टिगेशन के अंदर हमारा सबसे पहले आता है रिव्यू ऑफ प्रोडक्शन। जो हमारे असेंबल कॉजेज हैं वहाँ पे हम रिव्यू करेंगे, रूट कॉज को आइडेंटिफाई करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम रिजेक्ट करेंगे और इन्वेस्टिगेशन करेक्ट करेंगे, ठीक है, करेक्टिव करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा एडिशनल लेबोरेटरी टेस्टिंग, मतलब जो एडिशनल लैब्स होती हैं वहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले reanalysis sample by the second analyst in duplicate and reanalysis new analyst by the second analyst। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट है उसके अंदर हम ऑल रिजल्ट विद इन स्पेसिफिकेशन, सारे रिजल्ट को चेक करेंगे जो भी हमारे स्पेसिफिकेशन के दौरान आए हैं उनको फिर हम बाद में रिलीज करेंगे, अगर वो सही होते हैं तो इन्वेस्टिगेशन एंड करेक्शन, बाद में हम उन्हें इन्वेस्टिगेशन और करेक्ट करेंगे अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो, ठीक है। एंड रिजल्ट ओओएस लिमिटेड एंड हम उसे क्या करेंगे, रिलीज करेंगे और उसे इन्वेस्टिगेशन और करेक्शन के लिए फिर से ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा ओओएस है, यहाँ पे जो रीसैम्पलिंग न्यू एनालिस्ट में जो भी हमारे सैंपल है वो ओएस लिमिट को, रिजल्ट को क्रॉस कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे चेक कर लेंगे। अगर हम इन शॉर्ट अगर हम फिर से देखें तो ओएस क्या होता है, ओएस है उसमें आपको प्रॉपर गलती पता चल जाएगी कि आखिरकार हमारी किस फेज में गलती है, ठीक है। जैसे कि कोटिंग होता है, प्रोडक्शन होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपके कुछ फेजेस होते हैं, तो यहाँ पे आपको एक रूट कॉज पता चल जाएगा कि आखिरकार हमारे ओओएस में जो आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं वो किस फेज के अंदर हमारी क्रिएट हो रही है। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे चेंज कंट्रोल। चेंज कंट्रोल क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा छोटा टॉपिक है, आपके ओएस से रिलेटेड है, तो इसलिए हम इसको यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि ओएस के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी प्रोसेस के अंदर जो हमारी गलती हो रही है, जो सारी चीज़ों को हम वहाँ पे पता लगा रहे थे, तो ओएस की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के अंदर हम कोई भी चेंज करेंगे तो वहाँ पे हम क्या कहेंगे, चेंज कंट्रोल कहलाता है वो हमारा। अकॉर्डिंग टू अगर WHO बोलता है कि चेंज कंट्रोल इज अ फॉर्मल सिस्टम, ये एक फॉर्मल सिस्टम होता है विच क्वालिफाइड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अप्रोप्रिएट डिसिप्लिन पर्पस और एक्चुअल चेंजेस दैट माइट अफेक्ट द वैलिडेशन स्टेटस। आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन है उसकी जो प्रोसेस है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो उन चीज़ों को उस फेज के अंदर हम कैसे चेंज कर सकते हैं और उस प्रोडक्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे अच्छा बना सकते हैं, ठीक है, वही सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे बताई गई हैं। अब कुछ स्टेप्स होते हैं चेंज कंट्रोल के लिए, क्या क्या चीज़ें हमें वहाँ पे देखनी होती है, जैसे रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशंस वगैरह होती हैं, असाइनमेंट चेक करने होते हैं, प्लानिंग वगैरह बनानी पड़ती है, टेस्टिंग देखनी पड़ती है, इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्युएशन एंड एक्सपेक्टेड एंड क्लोजिंग बाद में हमारा होता है। अब हम इसके एलिमेंट की बात करें तो चेंज कंट्रोल में हमारे एलिमेंट कौन कौन से आते हैं, जैसे इंटर होता है, चेंज कंट्रोल कमिटीज़ होती हैं एंड चेंज एडमिनिस्ट्रेशन होता है। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ चेंज कंट्रोल क्या होता है कि मेजर चेंजेस होते हैं, माइनर चेंजेस होते हैं, नॉट रिक्वायर्ड कंट्रोल चेंजेस होते हैं। अगर हम इसके एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ चेंज का मतलब है कि कौन कौन से ऐसे फेज होते हैं, कौन कौन सी ऐसी प्रोसेस होती हैं जिनके अंदर हम चेंज कंट्रोल का यूज़ कर सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं, QC QA के लिए यूज़ करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, इंजीनियरिंग के लिए एंड मार्केटिंग के लिए। तो इन सारे फेजेस के लिए हम अपने चेंज कंट्रोल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि मोटिव्स ऑफ चेंज कंट्रोल क्या क्या होते हैं, जैसे कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करते रहना चाहिए, चेंज इन रेगुलेशन, कस्टमर रिक्वायरमेंट, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन एंड एक्सपीरियंस फॉर अ ट्रांसपेरेंट डेवलपमेंट फेजेस, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पे देखनी होती हैं। फाइनली अभी हमने अपने 2 टॉपिक को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया। अपने सिक्स सिग्मा हमने कल पढ़ लिया था, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन मतलब ओएस एंड चेंज कंट्रोल को हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर हमारा इंट्रोडक्शन टू iOS 9000 सीरीज़ और 14000 सीरीज़ की और NAVL की आने वाली है। तो ठीक है, रेडी हो जाओ, हम क्या है। सो आई होप आप सभी को आज का लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आपको सारे जो लेक्चर्स हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहे। एंड अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके बताएं, मैं उसे सॉल्व करूँगा आपके लिए। और नोट्स के लिए चिंता ना करें, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। ओके, टेलीग्राम पर आपको नोट्स प्रॉपरली मिल जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, स्टे सेफ एंड गुड बाय। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो भी हो गई है।